नमस्कार दोस्तों, हम आज के वीडियो में शीत युद्ध के बारे में समझेंगे। हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद एक लंबा लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1991 तक का दौर जो था शीत युद्ध के दौर के तौर पर जाना जाता है। और यह दौर जो था एक अलग तरह के संघर्षों का दौर था जिसमें दो महाशक्तियाँ जो थी वो सीधे तौर पर नहीं टकराती थी, वह अपने सहयोगी देशों के थ्रू एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ती थी। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो दो ग्रुप इस लड़ाई में मुख्य भागीदार थे। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरे थे ध्रुवीय राष्ट्र। हम देखते हैं कि इस लड़ाई में ध्रुवीय राष्ट्र बुरी तरह पराजित होते हैं और मित्र राष्ट्र के जो पुराने देश थे जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के पूरी तरह से तबाह हो गए थे। और इसी विश्व युद्ध के दौरान दो नई शक्तियाँ निकल कर आई। एक शक्ति का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी शक्ति का नाम था सोवियत संघ, जिसे हम संक्षेप में यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी अलग अलग विचारधाराओं पे चलती थी। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारों पर चलने वाला देश था, वह पूंजीवादी व्यवस्था और पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र की वकालत करता, जबकि दूसरा जो देश था वह था सोवियत संघ। वह समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था का पोषक था और वह जनवादी गणराज्य की बात करता था, यानी पब्लिक जो डेमोक्रेसी उसकी बात करता था। तो इन दोनों देशों के बीच एक होड़ सी लगी कि हम अपने विचारों को बहुत तेजी से फैलाएंगे, हमारा विचार बहुत मजबूत है। इसलिए इन्होंने बड़े पैमाने पर धन और संसाधन खर्च किए ताकि अपने प्रभावों को बढ़ा सके। इस दौरान उन्हें हमेशा लगता था कि उनका शत्रु उन्हें तबाह कर देगा। तो दोनों ने एक दूसरे के प्रति आशंका के कारण बड़े पैमाने पे ऐसे अस्त्रों का निर्माण किया जिससे पूरी धरती को, पूरी मानवता को बार बार तहस-नहस कर दिया जा सकता था, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे जो राशि विकास पे खर्च हो सकती थी वह राशियाँ सैन्य साजो सामान पे खर्च हुई। और जिसके कारण द्वितीय विश्व जो शीत युद्ध के दौरान होता कई बार टकराव, उनमें कोरिया संकट हम देखते हैं जिसमें पूरा कोरिया प्रायद्वीप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक उत्तरी कोरिया हो जाता है, एक दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया की सहायता चीन और सोवियत संघ करते हैं जो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन। दक्षिण कोरिया की सहायता जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देश करते हैं और कोरिया संकट बहुत विभत्स हो जाता है। इसके अलावा हम वियतनाम का संकट देखते हैं। वियतनाम में दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जहाँ उत्तरी वियतनाम को चीन और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, वहीं दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका का और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा हमने कांगो संकट भी देखा, हमने स्वेज नहर का विवाद भी देखा, मिडिल ईस्ट में हमने कई तनाव देखे, जिसके कारण स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ती चली गई, जिसके कारण दोनों देशों ने सैन्य गुट बनाना शुरू कर दिया और कुछ प्रमुख सैन्य गुट दुनिया के सामने आना शुरू हुए। उनमें अमेरिका समर्थित नाटो सबसे बड़ा सैन्य गुट है और वह आज भी जारी है। उसकी शुरुआत 1949 में अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने मिलकर के सोवियत संघ के विरुद्ध की। सोवियत संघ ने इसके जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया जो पूर्वी यूरोपीय देशों और सोवियत संघ समर्थित देशों को था। इसके अलावा यह जो पूरा घटनाक्रम था केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, यूरोप से बाहर भी सैन्य गुटबंदियाँ हुई। उनमें सीटो और सेंटो नामक दो नए गुट आए। सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक सैन्य संगठन था। इसके अलावा सेंटो यानी सेंट्रल ईस्ट मिशन का एक पूरा जो था ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें खाड़ी के देश यानी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, पाकिस्तान और तुर्की थे इसमें शामिल। तो इस प्रकार पूरी दुनिया में एक सैन्यकरण बहुत तेजी से हुआ, चीज़ें बहुत बदली। लेकिन क्या हुआ कि जब 1970 का दशक आता है शीत युद्ध और इसके तनाव में कमी आनी शुरू हो जाती है और दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं लगातार एक दूसरे के साथ वार्ता को शुरू करते हैं और हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं। इससे हम इस घटना का जिसमें तनाव कम होते हैं उसे हम डिटेंट के नाम से जानते हैं। डिटेंट यानी तनाव घटाने का दौर। उसके बाद 1980 का दशक आता है जिसमें अफगानिस्तान संकट, एक बड़ी संकट हमारे सामने निकल के आती है और यह संकट जो था पूरी तरह से शीत युद्ध के घटनाक्रम को बदल देती है और इसके बाद सोवियत संघ का विघटन होता है। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में क्या होता है कि सोवियत संघ ने अपने दम पे वहाँ पे नजीबुल्लाह की सरकार बना देती है
जो अमेरिका समझता है कि नजीबुल्लाह की सरकार बनने से मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा है। इस